एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। राम राम, जय हिंद। नई शिक्षा नीति को लेकर चारों तरफ उत्सुकता का माहौल है। चाहे बच्चे हों, उनके अभिभावक, माता पिता और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सभी नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो में नई शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा, स्कूलों के स्वरूप में क्या क्या बदलाव हुए हैं, शिक्षकों की जिम्मेदारी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में क्या नया है और 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपको इस वीडियो में ज़बरदस्त आनंद आने वाला है। जय श्री राम। आज़ाद भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति लाई गई है। सबसे पहले 1968 में, इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इसके 18 साल बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। इसके बाद 2020 में देश में तीसरी और सबसे नवीन शिक्षा नीति लाई गई। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी थे या हैं। शिक्षा नीति के द्वारा पुरानी शिक्षा नीति की कमियों या दोषों को दूर करके एक नए शैक्षिक ढांचे का निर्माण किया जाता है। आज से 34 साल पहले 1986 में शिक्षा नीति लाई गई थी। अब 34 साल में काफी कुछ बदल चुका है। 34 साल पहले हम ऊंट गाड़ी, मोटर गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे। आज हम मोटर गाड़ी, फॉर्च्यूनर, बोलेरो हैं और हवाई जहाज, ट्रेन आदि का प्रयोग करते हैं। आज से 34 साल पहले अगर हमें किसी के पास सूचना भेजनी हो तो हम पत्र लिखते थे और आज मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज लिखते हैं। आज से 20-34 साल पहले मशीनों का प्रयोग न के बराबर होता था। आज हर काम के लिए मशीनों का प्रयोग होने लग गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न के बराबर थी और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी हद तक निर्भर हो चुके हैं। आज हम कंप्यूटर पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव भी आवश्यक था। भाई, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो हमारे चारों तरफ फैली हुई चीज़ें 34 साल में काफ़ी बदल चुकी हैं। तो हमारी शिक्षा नीति में भी क्या करना पड़ेगा? हमें बदलाव करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति को नई शिक्षा नीति का मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया। इस समिति के सदस्य देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में गए। वहां जाकर शिक्षाविदों, विद्वानों और बच्चों से मिले और उस आधार पर इन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा या ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप दिया। इन्होंने कहा, भाई हमने हमारा काम कर दिया है, हमारे हिसाब से नई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए। कब? मई 2019 में केंद्र सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। केंद्र सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर जुलाई 2020 में मोहर लगा दी, मतलब मंजूरी दे दी। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब दी? जुलाई 2020 में। इसलिए इसको नाम दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसके बाद कोरोना के चलते
इसे लागू नहीं किया जा सका, लेकिन 2021-22 के नए सत्र में इसके लागू होने की संभावना है। अब हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है। तो 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार यह पैटर्न था 10+2+3, मतलब बच्चा 6 साल का होने के बाद 7वें साल में पहली क्लास में एडमिशन लेगा, 8वें साल में दूसरी क्लास में, और 16 साल का होते होते 10वीं पास कर लेगा। तो ये 10 का मतलब पहली से 10वीं तक की क्लास। इसके बाद वो सब्जेक्ट चुनने की उसको आज़ादी मिलेगी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ले लेगा, और 11वीं 12वीं की पढ़ाई करेगा 18 साल की उम्र तक। तो ये था स्कूली शिक्षा का पैटर्न 10+2। पहले स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या था 10+2। इसमें 10 में 10वीं क्लास तक का आ जाता था और 2 में 12वीं। इसके बाद ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल। तो यहां तक स्कूल थी पहले 10+2 12वीं क्लास तक, और इसके बाद ये क्या था उच्च शिक्षा, कॉलेज। हम कॉलेज में निकल गए। तो पहले स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या था 1986 में 10+2। अब इस स्कूली शिक्षा के 10+2 पैटर्न को बदलकर नई शिक्षा नीति में कर दिया गया है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की शिक्षा को या स्कूली शिक्षा को 4 स्टेज में बांटा गया है, और हम देखते हैं ये 5+3+3+4 क्या है। तो ये 4 स्टेज हैं। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज 5 साल, 3 साल तक बच्चा घर रहेगा। उसके बाद चौथे साल से 8वें साल तक फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। इसमें वो सबसे पहले नर्सरी क्लास पढ़ेगा, इसके बाद LKG या जूनियर KG पढ़ेगा, इसके बाद UKG या सीनियर KG में जाएगा, और यहां से फिर पहली दूसरी और पहली और दूसरी। तो इन 5 सालों में बच्चा नर्सरी, LKG, UKG और पहली दूसरी की शिक्षा पूरी कर लेगा। उम्र होगी उसकी 4 से 8 साल। यहां से फिर इसका प्रमोशन हो जाएगा। पास फेल एग्जाम होगी नहीं, इसमें नो एग्जाम, नो झंझट। यहां से वो कहां आएगा प्रीपरेटरी स्टेज में आ जाएगा, और यहां वो 3 साल पढ़ेगा। कौन कौन सी कक्षाएं? तीसरी, चौथी और 5वीं। और कितनी उम्र तक? तो ये 8 साल तक तो फाउंडेशन स्टेज में पढ़ लिया। इसके बाद 9 से 11 साल तक वो प्रीपरेटरी स्टेज में रहेगा। फिर यहां से ये बच्चा प्रमोट होके आ जाएगा मिडिल स्टेज में, और यहां पर 3 साल पढ़ाई करेगा, 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा की पढ़ाई। और उसकी उम्र ये 11 साल तक उसने 5वीं पास कर ली थी, ये 12 से लेके 14 साल तक वो 8वीं पास कर लेगा। यहां से ये बच्चा प्रमोट होगा और कहां आ जाएगा? सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगा, और 4 साल पढ़ेगा। 4 साल में कौन सी क्लास पढ़ेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और 14 साल में इसने 8वीं पास की थी, तो ये 15 से 18 साल तक 12वीं पास कर लेगा आराम से। वो और दे बड़ो जालो, समझदार हो जालो टाबर। तो क्या नई शिक्षा नीति में 10+2 के पैटर्न को बदल के, स्कूली शिक्षा के 10+2 पैटर्न को बदल के 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया गया है। इसमें स्कूली पाठ्यक्रम को 4 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रीपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन चारों स्टेज में क्या होगा। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज। बच्चा 3 साल तक अपने घर में खेलेगा।
पहले क्या होता था, बच्चा पहले अपने घर खेलता था, फिर स्कूल जाता था और स्कूल में उसको ये बैग मिलते थे और जाते ही गुरुजी कहते थे काम करके लाया नहीं। तो बच्चे को गुरुजी को देखते ही लगता था नायक नहीं खलनायक है तू। तो गुरुजी में बच्चे को खलनायक नजर आता था। लेकिन अब क्या होगा, बच्चा 3 साल तक तो अपने घर खेलेगा, 3 साल के बाद स्कूल जाएगा, पर बैग का झंझट नहीं, नो बैग। स्कूल में जाके उसको करना क्या है, गुरुजी पहले आते थे काम की आग नहीं, अब आके कहेंगे बच्चों खेले नहीं। तो बच्चे कहेंगे गुरुजी आप तो खलनायक नहीं नायक हैं, हमने आपको गलत समझ लिया था। तो क्या अब गुरुजी बच्चों के साथ खेलेंगे, तो बच्चों को गुरुजी में क्या नजर आएगा, नायक नजर आएगा। तो यहां बच्चे आराम से स्कूल में मिट्टी में खूब जम के खेलेंगे और जब बच्चों का मन होगा तो कॉपी में ऐसे ड्राइंग बनाएंगे। बाकी पढ़ने लिखने का झंझट नहीं, बिल्कुल नो टेंशन। तो क्या होगा, बच्चा फाउंडेशन स्टेज में आराम से स्कूल में जाएगा, अपनी रुचि के खेल खेलेगा और अपनी रुचि के कार्य करेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। और अब उसको स्कूल में अपन कहते हैं ना उठना बैठना सीख जाएगा और उसको गुरुजी में क्या नजर नहीं आएगा, खलनायक नजर नहीं आएगा। अब यहां से 5 साल आराम से बच्चा स्कूल में खेला कूदा, अपनी रुचि का काम किया, अब उसको स्कूल से कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं। वो आ जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज में। और यहां क्या होगा, उसको पहली बार बोर्ड भाई साहब से सामना होगा, यानी अब उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए एक बड़ी मजेदार चीज होगी, पहले बच्चों को शुरू में ही लाद दिया जाता था तेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, बच्चों बोले को ना मन तो हिंदी में ही पढ़ना चाहे। लेकिन क्या घर वाले बोले नो नो नो, बैड हैबिट। अब ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने व्यवस्था कर दी कि बच्चा 5वीं कक्षा तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा, जो उसके क्षेत्र की भाषा है उसी में बच्चे को पढ़ाई करवाई जाएगी, उस पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं थोपा जाएगा। तो बच्चा भी खुश आराम से पढ़ेगा अपनी भाषा में, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। और आप ये देखो 3री 4थी 5वीं के बच्चे, आप सोच रहे होंगे थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे हैं यार, 5वीं क्लास का बच्चा आता था थोड़ा ऊंचे। लेकिन दोस्तों नई शिक्षा नीति के बाद बच्चों के ऊपर से बैग का बोझ हट जाएगा और शरीर उनका बाहुबली भीम घटोत्कच बल्लाल देव जैसा बनेगा। तो नई शिक्षा नीति क्या करेगी भाई, बच्चों को वापस वही भीम घटोत्कच देखने को मिलेंगे। तो एक तो क्या होगा, इस प्रिपरेटरी स्टेज में क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी और 3री 4थी 5वीं कक्षा बच्चा पास करेगा। यहां तक कोई मीडियम लागू नहीं होगा। इसके बाद बच्चा कहां गया, मिडिल स्टेज में। अब मिडिल स्टेज में क्या होगा, बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग पढ़ने को मिलेगा, मैथ पढ़ने को मिलेगा, साइंस, मैथ साइंस पर विशेष जोर दिया जाएगा इस मिडिल स्टेज में। और कंप्यूटर कोडिंग की क्लासेज कब से शुरू हो जाएंगे, 6ठी क्लास से शुरू हो जाएंगे। कौन सी स्टेज में शुरू हो जाएंगे, मिडिल स्टेज में शुरू हो जाएंगे। और जो नई शिक्षा नीति में एक सबसे अच्छा काम हुआ है वो ये है कि अब बच्चे ड्रीम 11 के जरिए करोड़पति बनने की नहीं सोचेंगे, बल्कि वो मेहनत करके करोड़पति बनने की सोचेंगे। और जो हम आत्महत्याएं वगैरह देखते हैं कि आजकल बच्चों पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और बच्चे आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, तो शायद अब ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर इसको सही तरीके से लागू किया गया तो। क्योंकि बच्चों को 6ठी क्लास से ही उनकी रुचि का प्रोफेशनल कार्य करने की इजाजत दी जाएगी। मतलब अगर किसी बच्चे की रुचि है भाई मैं तो सिलाई टेलर बनूंगा, तो उसको टेलरिंग सिखाई जाएगी। कोई कहेगा मैं तो मशीनों को मिस्त्री बनूं लो, तो उसको मशीनों का काम सिखाया जाएगा व्यवहारिक रूप से। और कोई कहे मैं तो कंप्यूटर
इंजीनियर बनूंगा तो उसको कंप्यूटर का काम भी कब से, छठी क्लास से कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। कोई कहे मैं तो खाती भाई लकड़ी का काम सीखूंगा, तो उसको लकड़ी का काम भी छठी क्लास से वो सीख सकता है। उसके मन में जो भी इच्छा हो, जिस प्रकार का कोर्स, व्यवसायिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स वो करना चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है, वो कोर्स उसको छठी से सीखने की आज़ादी मिलेगी। मतलब इंटर्नशिप, इंटर्नशिप की शुरुआत कब होगी? अगर प्रश्न आ जाए इंटर्नशिप की शुरुआत कब होगी, तो छठी क्लास में इंटर्नशिप की शुरुआत हो जाएगी। अब ये इंटर्नशिप क्या होता है? ये तरह तरह के व्यवसायिक कोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेलरिंग या मैकेनिज्म, कारपेंटर का काम। तो इनके लिए बच्चा क्या कर सकता है? 2 से 6 महीने तक किसी व्यवसायिक केंद्र में प्रवेश ले सकता है और वहां पर जाकर इन चीजों की व्यवहारिक रूप से जानकारी ले सकता है कि कैसे कपड़े सिले जाते हैं, कैसे मशीनें तैयार की जाती है। तो इंटर्नशिप कब से शुरू हो जाएगी? छठी क्लास से। व्यवसायिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स या वोकेशनल कोर्स की शुरुआत कौन सी क्लास से होगी? छठी क्लास से। इस छठी क्लास में एक चीज और लागू हो जाएगी। 5वीं क्लास तक बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना था, लेकिन जैसे ही वो छठी क्लास में मिडिल स्टेज में आएगा, उसको एक भारतीय भाषा और चुननी पड़ेगी। मतलब अब उसको क्षेत्रीय भाषा के अलावा एक भारतीय भाषा भी चुननी पड़ेगी। तो यह हो गया छठी से 8वीं तक का पाठ्यक्रम। लाडलो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको। अरे सेकेंडरी लेवल तक आ गए यार, अब तो शेयर करना बनता है। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? कक्षा 9 से कक्षा 12 होगी। और इसमें क्या क्या नए काम हुए? एक तो स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया, एक मल्टीपल चॉइस को लागू कर दिया गया, एक सेमेस्टर प्रणाली शुरू कर दी गई, एक आपको फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा पढ़ने का आजादी मिल गई। तो अब हम समझते हैं स्ट्रीम, मल्टीपल चॉइस क्या। तो पहले क्या होता था दोस्तों? 10वीं क्लास में हम बोर्ड के एग्जाम देते थे, उसके बाद 11वीं क्लास में आते थे और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट चुनते थे। अब आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। कॉमर्स का बच्चा साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था, और साइंस का बच्चा आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था। इस पद्धति को हम क्या कहते थे? स्ट्रीम पद्धति। तो पहले क्या करता था? 11वीं क्लास में आके बच्चा सब्जेक्ट चुनता था, या तो आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, और आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था। यह क्या था? स्ट्रीम। नई शिक्षा पद्धति में इस स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह मल्टीपल चॉइस लागू कर दी गई है। अब यह मल्टीपल चॉइस क्या है? अब बच्चे को पहले 11वीं में सब्जेक्ट चुनता था, अब कौन सी क्लास में सब्जेक्ट चुनेगा? 9वीं क्लास में। आप 8वीं पास करने के बाद 9वीं में ही आपको सब्जेक्ट चुनने की आजादी होगी। और यहां बच्चा, जैसे किसी बच्चे का मन है कि आर्ट्स से मुझे हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटिकल पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, तो उसने एक सब्जेक्ट कहां से ले लिया? आर्ट्स से। फिर उसने सोचा मुझे कॉमर्स से यार अकाउंट्स लेना है, तो एक सब्जेक्ट अकाउंट्स कहां से ले लिया? कॉमर्स से। पहले ऐसा नहीं कर सकता था। पहले अगर एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले लिया तो बाकी सब्जेक्ट भी किसके लेगा? आर्ट्स के। लेकिन अब वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है। और फिर उसकी इच्छा हुई कि मुझे तो फिजिक्स पढ़ना है, मतलब साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है फिजिक्स, तो वो इसमें से भी अब सब्जेक्ट ले सकता है, पहले नहीं ले सकता था। तो इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस, यानी बच्चे के पास ढेरों ऑप्शन है, शहरों को आजादी है, जिसको चाहे चीरे फाड़े। तो दोस्तों यहाँ चीर फाड़ नहीं करनी, सिर्फ सब्जेक्ट लेने हैं और आपको सब्जेक्ट लेने की आजादी मिली है। सेमेस्टर प्रणाली 9वीं से 12वीं तक 4 साल है और प्रत्येक कक्षा में 6-6 महीने पे 2 सेमेस्टर आयोजित किए जाएंगे और इनके मार्क्स को जोड़कर परिणाम जारी
किया जाएगा। तो ये सेमेस्टर प्रणाली हो गई। और पहले बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में था, अब 10वीं से बोर्ड हटा दिया, अब सिर्फ 12वीं कक्षा में क्या लगेगी, बोर्ड की एग्जाम। साथ में जो कस्तूरी रंगन समिति है उसने सिफारिश की कि इस देश को रटाऊ स्टूडेंटों की जरूरत नहीं है। इस देश ने दुनिया को चाणक्य, कलाम, आर्यभट्ट, वारामिहिर, तुलसीदास, कालिदास जैसे विद्वान दिए हैं और आगे भी देने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे शिक्षा तंत्र में बदलाव करना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। अब हमें फैक्ट्स को रटाने के बजाय बच्चे को इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि उसके दिमाग में विचार आ सके। अब हमें बच्चों को यह नहीं पढ़ाना कि हुमायूं के पिताजी कौन थे, पानीपत का युद्ध कब हुआ, बल्कि हमें यह बताना है कि अगर पानीपत के युद्ध में हेमू को तीर नहीं लगता तो क्या होता, अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती तो क्या होता। तो बच्चों में क्या विचारों का सर्जन, वो स्वयं निर्णय ले सके, वो भ्रष्ट नेताओं को न चुने, उसके दिमाग को इस तरीके से विकसित किया जाए कि वो अपने विवेक के आधार पर सर्वोत्तम का चयन कर सके। वो सोच सके कि मैंने अगर इस आदमी को चुना तो ये मेरा क्या हाल करेगा, मेरे देश का क्या होगा। तो बच्चे के विचारों को यानी माइंड पावर को बढ़ाने पे जोर देने की कोशिश भी इस शिक्षा नीति में की गई है। शिक्षा का अधिकार, तो देखो शिक्षा से कुछ प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती। दूसरा क्वेश्चन आता है शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में, मूल अधिकारों की श्रेणी में कब रखा गया, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया अनुच्छेद 21A में। तो आ जाए मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में। शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में कब शामिल किया गया, 2002 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21A में। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2009 में। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ जिसमें यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यानी कक्षा 8 तक के बच्चों को, जो भी सरकारी स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको अनिवार्य यानी जरूरी रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करवाएगी, गवर्नमेंट करवाएगी। उन बच्चों के लिए किताबें और पढ़ने की व्यवस्था फ्री में कौन करवाएगी, गवर्नमेंट। और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2009 में। लेकिन पारित तो 2009 में हो गया, लेकिन लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। तो आ जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2009 में। और कब लागू हुआ, तो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। और नई शिक्षा नीति से पहले कौन सी कक्षा तक के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार लागू था, 8वीं कक्षा तक के बच्चों पर। 8वीं कक्षा तक के बच्चों की जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें 12वीं कक्षा तक के बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुस्तकें उपलब्ध कराएगी और उनके पढ़ने की व्यवस्था करवाएगी। तो शिक्षा के अधिकार का दायरा पहले 8वीं कक्षा तक था और अब कौन सी कक्षा तक हो गया, 12वीं कक्षा तक हो गया। और साथियों, पहले दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती थी स्कूल में, अब नई शिक्षा नीति में बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति ने एक सिफारिश की है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाए। मतलब सुबह का नाश्ता भी अब कहाँ मिलेगा बच्चों को, स्कूल में। तो पहले केवल क्या मिलता था, मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन। अब दोपहर के भोजन के साथ साथ ब्रेकफास्ट या नाश्ता भी कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। हंस दो यार, कम से कम हमें नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो इसका फायदा मिलेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। शिक्षा के अधिकार को RTE भी कहते हैं,
तो आ जाए आरटी कौन सी कक्षा तक लागू हो गई अब, तो 12वीं कक्षा तक। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो दोस्तों 10 + 2 + 3, तो ये तो है स्कूली शिक्षा। और पहले ग्रेजुएशन कितने साल का होता था? 3 साल का। पहले ग्रेजुएशन या स्नातक कितने साल का होता था? 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। अब कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर फाइनल में पास हो जाता था तो उसको डिग्री मिल जाती थी, और अगर फेल हो जाता था तो दोबारा उसको फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में छात्र हित को ध्यान में रखकर कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं हो या समय बर्बाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर पूरी कर लेता है तो उसको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर पूरी करने पर डिप्लोमा, थर्ड ईयर पूरी करने पर डिग्री, और फोर्थ ईयर पूरी करने पर रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ग्रेजुएशन या स्नातक 3 साल की थी, अब कितने साल की हो गई? 4 साल की हो गई। अब अगर कोई विद्यार्थी मान लो तीसरे साल डिग्री में फेल हो गया तो उसको वापस फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वापस वो कहां से स्टार्ट करेगा? डिग्री से थर्ड ईयर से स्टार्ट करेगा। तो इससे विद्यार्थी का समय बचेगा। यहीं पर एक व्यवस्था और की गई है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो अब कोई विद्यार्थी, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, उसने डिप्लोमा कर लिया, 2 साल तो पढ़ाई पूरी कर ली, अब उसकी इच्छा हो गई कि यार मैं तो ITI करूंगा। तो पहले तो उसको डर लगता था कि यार मैं ITI करूंगा तो मेरे ये 2 साल खराब हो जाएंगे, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो आराम से यहां से एग्जिट कर सकता है और ITI करके और वापस डिग्री के लिए एंट्री मार सकता है। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम किस में लागू हो गया? उच्च शिक्षा में लागू हो गया। तो ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल का हो गया। लेकिन दोस्तों युवाओं के सामने 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक नौकरी और एक ब्याह। तो शादी की उम्र 21 साल और नौकरी में आपको क्या? ग्रेजुएशन। जैसे किसी आपने कोई फॉर्म भरा और उसमें बोला गया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। अब आपने सोचा यार ग्रेजुएशन तो ये 4 साल की है, अब कौन सा है इनमें ग्रेजुएशन? ये सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है या रिसर्च? तो हमारी जो भर्ती है उनमें कौन सी डिग्री काम में आएगी भाई? अरे यार शादी के लिए भी 21 साल, और यहाँ जो थर्ड ईयर की डिग्री है अगर वो आपके पास है तो इसका मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाए कि रिक्रूटमेंट में या ग्रेजुएशन में जो डिग्री के लिए कौन सा ईयर आवश्यक है? थर्ड ईयर आवश्यक है। तो 4 साल का हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? देखो इसका आपको क्या फायदा मिलेगा इस 4 साल की ग्रेजुएशन का, वो देखते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर या PG। पहले PG कितने साल का होता था? 2 साल का। लेकिन अब PG अगर किसी स्टूडेंट ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसका PG कितने साल का होगा? 1 साल का। और अगर किसी स्टूडेंट ने 3 साल यानी डिग्री लेकर ही छोड़ दिया और अब वो PG करना चाहता है तो कितने साल का PG होगा? 2 साल का। तो PG पहले कितने साल का होता था? 2 साल का। पोस्ट ग्रेजुएशन अब कितने साल का है? जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन की है उसके लिए 1 साल का, जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन की है उसके लिए 2 साल का। अब PG करने के बाद क्या करना पड़ता था? MPhil। और MPhil के बाद क्या करते थे? PhD। तो नई शिक्षा नीति में इस MPhil को समाप्त कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में किस डिग्री को समाप्त कर दिया गया है? तो MPhil को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी स्टूडेंट PG से डायरेक्ट PhD कर सकता है। तो आ जाए किस डिग्री की मान्यता समाप्त कर दी गई? MPhil की। और आप PG से डायरेक्ट, स्नातकोत्तर से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? PhD कर सकते हैं। B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन,
तो इसके लिए अब बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप 12वीं क्लास के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हैं, मतलब 4 साल पूरे बीएड के। आप कहें कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो आपको 2 साल लगेंगे बीएड करने में, और अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो आपको बीएड की डिग्री हासिल करने के लिए अब कितना साल चाहिए, 1 साल। तो 12वीं के बाद अगर आप चाहें तो 4 साल का बीएड कर सकते हैं, 3 साल डिग्री करके बीएड करना चाहें तो 2 साल लगेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का करते हैं, रिसर्च कंप्लीट करके बीएड करना चाहते हैं तो अब आपको 1 साल का समय लगेगा। पहले उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ संस्थाएं थी, जैसे यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई। अब इन सबको तो क्या कर दिया, समाप्त, और इनके स्थान पर उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाया गया, HECI। H का मतलब हायर, E का मतलब एजुकेशन, C का मतलब कमीशन, और I का मतलब इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो क्या अगर आ जाए उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कौन सा एक नियामक बनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। अब इन 3 की जगह ये एक आयोग ही काम करेगा, लेकिन इसके अंडर में 2 प्रकार की शिक्षा नहीं आएगी, एक तो कानूनी शिक्षा और एक मेडिकल शिक्षा। इन 2 को HECI के दायरे से बाहर रखा गया, कानूनी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा। अब उच्च स्तरीय संस्थानों में भाग लेने के लिए कॉलेज स्तर पर एक परीक्षा लागू होगी, CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ल्ड क्लास, जो बेहद बढ़िया उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनमें प्रवेश ले सकते हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को शिक्षा के सभी स्तरों में लागू किया जाएगा, यानी उच्च शिक्षा में भी क्या संस्कृत को लागू किया जाएगा, संस्कृत भाषा को वेटेज दिया जाएगा। तो IIT के स्टूडेंट भी अब क्या पढ़ सकेंगे, संस्कृत भाषा पढ़ सकेंगे, देव भाषा पढ़ सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NET ऐप का गठन किया गया है। अब ये NET ऐप क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म का गठन किया गया है। अब भारत में विश्व के जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी ब्रांचेज खोल सकती हैं, जैसे कहते हैं ना शिक्षा आपके द्वार। तो अब भारत में जो वर्ल्ड क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो आकर अब भारत में अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। भारत के विद्यार्थियों को विदेश में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में अपनी ब्रांच खोल के यहाँ के विद्यार्थियों को क्या दे सकती हैं, शिक्षा दे सकती हैं, ट्रेनिंग दे सकती हैं। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हैं उनको ये अनुमति मिली है। एक नई शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि पहले क्या हुआ करता था, ये कॉलेज किसके अंडर में होते थे, यूनिवर्सिटी। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध होता था। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि आने वाले 15 सालों में कॉलेजों की यूनिवर्सिटी से संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी, यूनिवर्सिटी के साथ संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे, और यूनिवर्सिटियों का काम अब कॉलेजों की परीक्षा आयोजित कराना नहीं रहेगा, बल्कि रिसर्च और शोध पर विशेष ध्यान देना होगा। अब यूनिवर्सिटी में बाद में रिसर्च और शोध से संबंधित कार्य ही होंगे। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या होगा। तो दोस्तों, शिक्षकों के लिए क्वार्टर होंगे। क्वार्टर बोले तो मकान,
अब शिक्षकों को भी क्या मिलेंगे, क्वार्टर मिलेंगे। ट्रांसफर का झंझट नहीं। शिक्षकों के लिए भी नई शिक्षा नीति में काफी कुछ है। अब उनको ट्रांसफर का झंझट नहीं रहेगा, जब प्रमोशन होगा तभी उनका ट्रांसफर होगा। ऐसे नहीं कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते उनका ट्रांसफर हो जाए। टेट लागू, मतलब जो शिक्षक होंगे अब उनके लिए जो पात्रता परीक्षा है वह भी उच्च स्तरीय होगी। ऐसे नहीं कि हर कोई टीचर बन के आ जाएगा, फर्जीवाड़ा होगा तो इसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। टेट लागू हो जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को अब जो पहले छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता था, अब उन कामों से मुक्त कर दिया जाएगा। केवल चुनाव ड्यूटी को छोड़कर शिक्षकों को अन्य सभी जो शिक्षा से इतर कार्य हैं उनसे अलग कर दिया जाएगा। तो शिक्षकों के लिए भी नई शिक्षा नीति में काफी कुछ है। इसके बाद शिक्षा नीति से कंपटीशन में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मोटे मोटे प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। तो समिति का नाम क्या था, कस्तूरी रंगन समिति। मंत्रालय, तो दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और पहले शिक्षा मंत्री कौन हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में किस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो HMRD या HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। और HRD में H का मतलब ह्यूमन, R का मतलब रिसोर्स, D का मतलब डेवलपमेंट, M का मतलब मिनिस्ट्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो पहले मानव विकास संसाधन मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। अब शिक्षा मंत्री कौन हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक। अब भाई दावे तो बड़े बड़े कर दिए, पर इन दावों को पूरा करने के लिए भाई क्या चाहिए, जेब में भी दम चाहिए। तो नई शिक्षा नीति में देश की GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो आ जाए कि नई शिक्षा नीति में GDP का कितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, 6% हिस्सा। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम।